हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करने चल रहा हूँ भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पहला लेसन, क्योंकि पाठ का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसे स्टार्ट करने के पहले एक बात समझ लें कि जो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान है, ये वैद्युत आवेश जो है, वैद्युत आवेश ये दो पार्ट में है। ठीक है, ये एक तो है स्थिर वैद्युत की और एक है गतिज वैद्युत की। मतलब क्या है इसका? मतलब साफ से जाहिर सी बात है कि जो एक टॉपिक है वो क्या है, स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की का मतलब क्या होता है कि जहां पर आवेश स्थिर हो, जहां पर आवेश स्थिर हो वहां पे क्या होता है, स्थिर वैद्युत की। स्थिर का मतलब वो गतिशील नहीं है, चल नहीं रहा है, स्थिर है, तो वो क्या होगा, स्थिर वैद्युत की। और दूसरा क्या है, गतिज वैद्युत की। गतिज वैद्युत की का मतलब क्या होता है कि जहां पे आवेश क्या है, चल रहा है, यानी कि बह रहा है, फ्लो कर रहा है, वो क्या होता है, गतिज वैद्युत की। तो ये जो पढ़ना है हमें, ये आगे पढ़ना है दूसरे तीसरे चैप्टर से। और जो स्थिर वैद्युत की पढ़ना है वो हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में हम सिर्फ आवेश के बारे में समझेंगे, आवेश को गति नहीं कराएंगे, आवेश स्थिर होगा और उसका मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए इस चैप्टर को, स्थिर वैद्युत की को। इसको शुरुआत करते हैं कहाँ से? सबसे पहले पाठ का नाम क्या है, स्थिर वैद्युत की, है ना। मतलब मैंने कहा कि ये क्या है, स्थिर वैद्युत की। तो आप लोग चाहें तो इसकी हेडिंग भी लिख सकते हैं कि स्थिर वैद्युत की क्या होती है। तो स्थिर वैद्युत की का मतलब होता है कि जहां पर आवेश स्थिर हो, आवेश गतिमान ना हो, स्थिर वैद्युत की कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, देखिए विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश देखिए, चूंकि आवेश के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। आवेश के बारे में ही हम जानते हैं, आवेश है क्या चीज, आखिरकार आवेश किसे कहते हैं। आवेश क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो ये होता है किसी पदार्थ का वह गुण। आवेश क्या होता है, जैसे एक पदार्थ ये है मेरे हाथ में, तो इसका वह गुण जिसके कारण यह किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। मतलब जैसे एक चुंबक होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे एक चुंबक होता है, चुंबक क्या होता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है या उसे प्रतिकर्षित करता है। कोई दूसरा चुंबक अगर आ जाए उसके पास में लाओ तो उसे क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, उसी तरह से कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, तो उसके अंदर कोई ऐसा गुण हो जिसके कारण वो क्या करे, उसको आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो क्या करता है, किसी वस्तु को या दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वही गुण क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, अब देखिए आवेश जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा धन आवेश। धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। ऋण आवेश जिसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है धन आवेश और निगेटिव चार्ज का मतलब होता है ऋण आवेश। अच्छा, धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, आप लोगों को एक बात पता होगी कि जो परमाणु होता है, परमाणु के सेंटर यानी नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है बच्चा, ये प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेश होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर माइनस का चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, तो यही है जहां पर यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, जहां पर यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऋण आवेश कहेंगे। और जहां पे प्रोटॉन
की मात्रा ज्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे, धन आवेश कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे देखो क्या होता है, एक सिंपल सा उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे आप लोग बाल में कंघी करते हो, बाल में कंघी, जब बाल में कंघी करते हो तो सूखे बालों में अगर कंघी को रगड़ा जाए और रगड़ने के बाद किसी छोटी वस्तुओं में, छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर उसे ले जाते हैं तो क्या करता है, उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो क्या कहते हैं कि ये जो प्लास्टिक है यानी जो कंघी वो क्या हो गई, आवेशित हो गई। ठीक है, तो क्या होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो कंघी कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कंघी कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है ऋणावेश निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, हमने वैद्युत, हम अभी आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। जो वैद्युत आवेश होता है बच्चे, इसको क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, कहे से, क्यू से, इसे क्यू से डिनोट किया जाता है। और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, और आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं, क्यू से। ठीक है, और आवेश का एक जो सबसे बड़ा मात्रक होता है भाई, ये जान लो, सबसे बड़ा मात्रक आवेश का वो होता है फैराड। क्या होता है, फैराड। और जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है, सबसे छोटा मात्रक वो होता है क्या, ESU। ठीक है, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU। ठीक है दोस्तों, फैराडे यानी फैराडे, सॉरी फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे, और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU। बाकी आप लोगों को कूलाम तो पता ही है, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे बात करते हैं। अगली टॉपिक है हमारी आवेशन की विधियां। अच्छा, ये आवेशन की विधियां क्या हैं, मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं, क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब आवेशन की विधियां क्या होती हैं, मतलब वह तरीका जिसके माध्यम से कोई दूसरी वस्तु में चार्ज लाया जाता है, किसी दूसरी वस्तु को चार्ज किया जाता है, वही क्या कहलाता है, आवेशन की विधियां। जैसे हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, अन्य बैटरियां चार्ज करते हैं, उसी तरह से वो क्या है, एक विधि है, एक विधि के द्वारा वो चार्ज होती है। तो वही चीज आवेशन की विधियां, किसी चीज को चार्ज करने की, चार्ज मीन्स आवेश होता है, यानी किसी चीज को आवेशित करने की या चार्ज करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहली विधि है बच्चा वो हमारी क्या है, घर्षण द्वारा। क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। चलिए देखते हैं ये घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो ध्यान से समझिएगा। देखो एक बात मैं आप लोगों को मजेदार बात बता रहा हूँ। जब क्या होता है, ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अपने हाथ को इस तरह से रगड़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये समझ लीजिए कि ये 2 पदार्थ हैं, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, और हम क्या करें, दोनों को रगड़े। यानी जब 2 पदार्थों को क्या किया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो क्या होता है, जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो होता क्या है कि एक वस्तु से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस पर चला जाएगा, यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चला जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये वस्तु आवेशित हो जाती है और ये भी हो जाती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे क्या आ गया, जाता इस पे प्रोटॉन आ गया, और इससे निकल के जब इस पे जाएगा तो इस पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, ये कैसी हो जाएगी, धनावेशित। यानी कि क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। बात समझ में आई ना? फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जब 2 वस्तुओं को क्या किया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है, घर्षण द्वारा
आवेशन कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी विधि समझते हैं अब क्या है। दूसरी विधि बच्चा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, देखिए जैसे मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है, जिस पर क्या है, जो अनावेशित, इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये वस्तु कैसी है, उदासीन है। बात को समझना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वस्तु कैसे है, उदासीन है, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके पास में एक क्षण लाएंगे जिस पर कोई आवेश होगा, चाहे मान लो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर मान लो कैसा हो, निगेटिव चार्ज हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, जब इस वस्तु को इसके संपर्क में लाएंगे, यानी कि देखो क्या किए, इसके हम संपर्क में ला दिए, जब इसके संपर्क में ला दिए तो इससे क्या होंगे, इससे आवेश निकल के इसमें चला जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे एक पानी गर्म होता है, जहाँ पानी गर्म हो उसमें दूसरा गर्म, मतलब एक ठंडे पानी के गिलास में गर्म पानी डाल दो तो वो पूरा पानी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब उसके टेम्परेचर के हिसाब से आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा, जब इसमें इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये कैसा है, ये चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है, तो जब इसको इस पदार्थ के संपर्क में लाएंगे, इस पदार्थ को इसके संपर्क में, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी प्लस चार्ज का हो जाएगा। अगर ये धनावेशित है ये धनावेशित हो जाएगा, अगर ये ऋणावेशित है तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब एक अनावेशित पदार्थ को एक आवेशित पदार्थ के संपर्क में लाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है, जब किसी अनावेशित वस्तु को या उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, यानी एक दूसरे से टच हो जाए, ठीक है, एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, क्या है, मिटा दिया जाए इसको। चलो नेक्स्ट, हाँ, घर्षण हो गया, उसके बाद चालन हो गया, और तीसरा है बच्चा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। अभी हम क्या पढ़े, घर्षण द्वारा पढ़े और एक किसके द्वारा पढ़े, चालन द्वारा। जैसे चालन द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, और घर्षण द्वारा क्या करते हैं, कंघे को चार्ज करते हैं। कंघे को चार्ज करके छोटी छोटी वस्तु के पास ले जाओ, क्या करता है, उसको आकर्षित प्रतिकर्षित करने लगता है, होता है ना। उसी तरह से प्रेरण द्वारा आवेशन जो तीसरा है, इसको समझते हैं क्या होता है। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। इसमें सेम प्रोसेस क्या होगा, अब इसमें भी ये वस्तु कैसी है, अनावेशित है। कैसी है, अनावेशित है। ये वस्तु कैसी है, अनावेशित है। और एक दूसरी वस्तु है जो कैसी है, आवेशित है। ये कैसी है, आवेशित है। कौन सा चार्ज है इस पर, प्लस चार्ज, ठीक है। कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है। तो इस पर मान लो कि कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब क्या करेंगे, हम इसको इसके संपर्क में नहीं लाएंगे, इससे टच नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल इसके समीप ले जाएंगे। इतना समीप कि ये टच ना हो लेकिन दूर भी ना रहे, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, ठीक है। इतना समीप में इसको ले जाते हैं कि एक दूसरे के संपर्क में ना आए, बाकी दूर भी ना रहे, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसके पास में ले जाएंगे, आप लोगों को एक चीज मैंने नहीं बताया, चलो ध्यान से सुन लो। क्या होता है, जब प्लस आवेश और प्लस आवेश दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं,
प्रतिकर्षित करते हैं। और जब ऋण आवेश एक दूसरे के आसपास आते हैं तो भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जब धन आवेश और ऋण आवेश आएंगे तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और जब ऋण आवेश और धन आवेश आएंगे तो भी वे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, आकर्षित करेंगे। यानी कि सिंपल बात है कि समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे को धक्का मारेंगे दूर जाने के लिए, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अब इस टॉपिक को। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ये गोला कैसा है, ये गोला है अनावेशित। गोला क्या है, ये है एक वस्तु, समझ लीजिए पदार्थ है कोई, ठीक है, जो अनावेशित है, मतलब आवेश इस पर कोई नहीं है। लेकिन एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि कोई भी वस्तु होती है वो किससे बनती है, परमाणु से। परमाणु किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है बच्चा तो इसके अंदर प्लस और माइनस के चार्ज हैं। लेकिन ये वस्तु है कैसी, उदासीन है। ठीक है, मतलब इसमें जो माइनस और प्लस के चार्ज है वो कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए बात को समझते हैं। जब इसके क्या करेंगे, इसके पास में कोई धन आवेश की क्षण दे जाएंगे। तो हमने भी बताया आपको कि जो धन आवेश होता है वो क्या करता है, धन आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यानी इसके अंदर जो धन आवेश है, इसके अंदर, इस चार्ज के अंदर क्या करेगा, इसको, मतलब इस वस्तु के अंदर जो धन आवेश इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देगा। धन आवेश क्या करेगा, तो यहाँ इसके आसपास धन आवेश होंगे इस वस्तु में, इनको धक्का दे देगा। और धक्का देकर कहाँ हो जाएगा, पीछे भेज देगा, कहेगा जाओ तुम बाहर जाओ, बाहर भेजेगा। और जो माइनस वाले होंगे उनको बुलाए देगा, आओ जल्दी आओ। उनको सबको क्या करेगा, पास में बुला लेगा। यानी जो माइनस वाला चार्ज होगा वो आगे आ जाएगा, और जो प्लस वाला चार्ज होगा वो पीछे चला जाएगा। सेम प्रोसेस क्या होगा, क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, माइनस वाले क्षण लेके आते हैं, यानी ऋण आवेशित की क्षण। ऋण आवेशित की क्षण जब किसी अनावेशित या उदासीन पदार्थ के पास जब ले जाएंगे तो क्या करेगा, माइनस वाला प्लस वाले को अपने पास बुलाएगा, कहेगा आओ आगे आओ। प्लस वाले को पास में बुला लेगा, और जो माइनस वाला उसको कहेगा अरे तू दूर जा, चल दूरी जा, दूर भगा देगा। यानी माइनस वाला कहाँ चला जाएगा, पीछे, और प्लस वाला कहाँ चला जाएगा, आगे। कब, जब ऋणावेशित क्षण होगी तब। और जब धनावेशित क्षण होगी तो क्या होगा, जो माइनस वाला है वो आगे आएगा और प्लस वाला पीछे चला जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सीधी भाषा में कह सकते हैं कि जब किसी उदासीन या अनावेशित पदार्थ के पास किसी आवेशित पदार्थ को या वस्तु को ले जाते हैं, किसी आवेशित पदार्थ या वस्तु के पास ले जाते हैं, तो समान प्रकार का आवेश उसके दूर वाले सिरे पर तथा विपरीत प्रकार का आवेश उसके पास वाले सिरे पर आ जाता है। कैसा, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो समान प्रकार का आवेश कहाँ, दूर वाले सिरे पर, तथा असमान प्रकार का आवेश पास वाले सिरे पर आ जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, एक रीजन और बात और समझ लो, नोट पॉइंट में एक चीज आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, अच्छा, आवेश उत्पन्न क्यों होता है। तो आवेश उत्पन्न होने का सिर्फ एक ही कारण है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है तो आवेश उत्पन्न नहीं होंगे, और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान हो सकता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नहीं। ठीक है, ये चीज लिख लीजिएगा। चलो अगली टॉपिक समझते हैं क्या। अगली टॉपिक है हमारी कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ क्या है, कूलाम का नियम। देखो ध्यान से समझना, कूलाम का नियम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक, एक चुटकी में याद हो जाएगा। कैसे, देखो कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि देखो दो चार्ज हैं,
तो चार्ज यानी दो आवेश, ये देखो एक ये, यानी ये कौन सा है, ये Q1 है और ये कौन सा है, ये Q2 है। क्या बताया कूलाम ने, उन्होंने कहा दो आवेश है, Q1 है Q2 है। ठीक है, ध्यान समझना, दो आवेश Q1 तथा Q2। तो क्या करेंगे, अब दोनों आवेशों की दूरी उन्होंने बताई कितनी है, R है। कितनी है, R है। माना कि ये दोनों आवेश कहाँ रखे, R दूरी पर रखे। तो कूलाम ने बताया कि ये दोनों आवेश कैसे हैं, स्थिर हैं, गतिमान नहीं। मैंने बताया कि इसमें गतिमान आवेश के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी, हमें इससे में किसके बारे में, स्थिर आवेशों के बारे में चर्चा करनी। तो दोनों आवेश कैसे हैं, स्थिर हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब दोनों आवेश स्थिर हैं तो उन्होंने बताया कि जब दो समान या विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब जो इनकी प्रकृति कैसी हो, चाहे समान हो चाहे विपरीत प्रकार के आवेश, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी देखो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर रखे हो, दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो उन दोनों आवेशों के, तो यानी किसके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, तो इनके बीच जो बल लगेगा, यानी देखो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मानो दोनों कैसे हैं, प्लस हैं, धन आवेश दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे ना। तो इस समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर मान लो कि ये कैसा है, माइनस है, यानी दोनों कैसे हैं, विपरीत प्रकार के आवेश है। अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे ना, क्योंकि प्रकृति कैसी है, विपरीत है। विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षित करेंगे। तो कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश या प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो उन दोनों आवेशों के, तो उनके बीच लगने वाला बल, कौन सा बल लगेगा, या तो आकर्षण का लगेगा या फिर प्रतिकर्षण का लगेगा। अगर विपरीत प्रकार के हैं तो कौन सा लगेगा, आकर्षण का, और अगर समान प्रकार के हैं तो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का। यानी कि उन्होंने क्या बताया, जब दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बताया उन्होंने, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F प्रोपोर्शनल, दोनों आवेश कौन से हैं, Q1 और कौन है, Q2, इन दोनों के क्या, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, पहली कंडीशन ये बताई। सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या बताया, सेकंड कंडीशन में बताया कि ये जो दोनों आवेश होते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है ना। उन्होंने कहा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि इनके बीच जो बल लगेगा, यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच जो क्या लगेगा, बल लगेगा, वो क्या होगा। सेकंड कंडीशन में उन्होंने बताया कि जो इनके बीच में बल लगेगा वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, ये जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती यानी इसकी दूरी कितनी है, R के वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, 1/r²। तो ये दो कंडीशन इन्होंने बताई, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में उन्होंने क्या बताया कि जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी कंडीशन में क्या बताया कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा में कितना, R² है। ठीक, चित्र को मिटा दिया जाए भाई। जब मिटा दिया जाए तो क्या करेंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, बराबर आएगा। जब बराबर आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आ गया, K। ठीक है, K बराबर कितना हो जाएगा, यानी क्या, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इतने बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹। किसका मान है, K का मान। ठीक है, समझते हैं क्या है K का। अब यहाँ पर जब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट रखेंगे, हमने कांस्टेंट K रख दिया। इसका मान क्या हो गया, Q1 Q2 में R²। ठीक है,
अब के की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4πε0 भी रख सकते हैं, तो रख दिया 1/4πε0 इंटू के। यहाँ पे ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है, इसको समझते रहना। इसकी जगह पे इसको रखा गया है, इस के की जगह पे इसको रखा गया है। ये के क्या है, ये परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक। इसको रखिए Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यानी कि देखा जाए तो अगर मान लिया जाए, माना के इक्वल कितना 1, किसके लिए होता है ये, वायु या निर्वात के लिए। के बराबर कितना होता है 1 होता है, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। ये मान लेते हैं कि जो दोनों आवेश थे वो दोनों आवेश कहाँ रखे हैं, वायु या निर्वात में रखे। तो के का मान कितना हो जाएगा 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में कितना R स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, F क्या है, बल का मात्रक न्यूटन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।